हेलो बच्चों, वेलकम टू द साइंस क्लास। तो ये है अनसॉल्व पेपर विज्ञान का सेट नंबर 4 क्लास 10th। पिछले 3 लेक्चर में हमने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 देखा था। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलन के गुजर जाती है तो लेंस का बिंदु क्या होगा। तो अगर ये कोई लेंस है, अवतल लेंस ले लेते हैं, अगर इसके अंदर से कोई भी प्रकाश बिना विचलन के गुजर जाती है तो उस सेंटर को हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी वाला। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। तो अवतल दर्पण ये हमारे पास है, इसके अंदर की तरफ इसका परावर्तक तल होता है क्योंकि बाएं साइड से इसमें किरणें आती हैं। यहाँ पे अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। इसका मतलब जो इसका परावर्तन हुआ वो 0 डिग्री हुआ क्योंकि यहाँ से परावर्तन उसी मार्ग पे हुआ जिस मार्ग से वो आई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट देख सकता है यदि वह वस्तु की आंख की दूरी या तो सबसे न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम से अधिकतम अनंत होती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चौथा क्वेश्चन कि किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा होगी। तो फार्मूला होता है V बराबर IR होता है। तो बोला है कि विभवांतर को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध को 3 गुना, अगर विभवांतर मान के चलिए उतना ही है और इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको 3 गुना कर दिया गया। तो यहाँ से देखेंगे कि I बराबर जो हो गया वो V/3 हो गया और बाकी जो भी है तो सीधे कह सकते हैं कि 1/3 हो जाएगा। जो परिपथ में धारा होगी नई वाली वो 1/3 हो जाएगी अगर प्रतिरोध को 3 गुना करेंगे तो। अगला है कि किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। मकान में 100 ओम और 200 ओम प्रतिरोध के 2 विद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं तो ऊर्जा कितनी खपत होगी। तो फार्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है W/T। तो W बराबर हो जाएगा PT। अब यहाँ से हम P निकाल लेंगे और जब P निकालेंगे तो यहाँ से निकालेंगे P1 निकाल लेंगे V²/R1। तो P1 बराबर हो जाएगा V का मान हुआ 200 वोल्ट तो 200 गुणे 200 और पहले बल्ब का प्रतिरोध है 100, ये कट गया 2 बार में तो P1 बराबर आ गया 400 वाट। उसी तरह P2 निकालेंगे तो यहाँ पे 200 दिया है तो सॉरी पहला वाला है, दूसरा वाला है, पहले वाले का मान 100 आगे पीछे कर लेंगे तो 100 गुणे 100 बटा और इसका जो यहाँ पे भी बेसिकली विभवांतर है सही दिया हुआ है। यहाँ पे P2 बराबर हो जाएगा 200 क्योंकि विभवांतर 200 है और नीचे जो उसका ओम है ये भी 200 है तो 200 से 200 कट गया तो P2 बराबर आ गया 200 वाट। हमसे पूछा हुआ कि ऊर्जा, तो अगर हम ऊर्जा निकालें तो यहाँ से P1 और T का मान दिया हुआ है तो P1 का मान रखेंगे 400 और T का मान दिया है 1 तो इसका मतलब आ गया 400 वाट घंटा और उसी तरह इसको करेंगे तो आएगा 200 वाट घंटा। तो टोटल एनर्जी W बराबर हो जाएगा 400 प्लस 200 बराबर हो जाएगा 600 वाट घंटा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला है कि किसी गोली दर्पण तथा किसी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो संभवतः दर्पण और लेंस क्या होगा। तो फोकस दूरी माइनस दोनों में तभी होती है जब दोनों का दोनों अवतल लेंस हो क्योंकि दोनों में फोकस दूरी का मान माइनस में ही लिया जाता है। अगला सवाल है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 ओम और 4 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर
तो इसका फिगर कुछ ऐसा रहा होगा, यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध लगा, यहाँ पे 4 ओम का प्रतिरोध लगा है, और फिर उसके बाद यहाँ पे 6 ओम का प्रतिरोध लगा है। 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, और यहाँ से करंट दिया जा रहा है उसको 2 एम्पियर का। तो हमको पता है कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो यहाँ भी 2 एम्पियर होगा, यहाँ भी 2 एम्पियर और यहाँ भी 2 एम्पियर। ये R का मान दिया हुआ है और यहाँ पे I का मान सब में समान है। तो यहाँ से जब विभवांतर निकालेंगे तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, V2 बराबर हो जाएगा IR2 और V3 बराबर हो जाएगा IR3। तो I का मान दिया हुआ है 2, इसका भी मान हो गया 2, तो ये होगा 4 वोल्टेज, मतलब 4 वोल्ट, और ये 2 यहाँ पे दिया इसका मान 4, तो ये हो गया 8 वोल्ट। और उसी तरह यहाँ पे 2 × 6 बराबर 12 वोल्ट, तो इसका मान आ जाएगा 4 वोल्ट कामा 6 वोल्ट कामा 12 वोल्ट। इसमें जो ऑप्शन होगा वही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यही पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो 4 वोल्ट, 8 वोल्ट और 12 वोल्ट दिया हुआ है। अगला है कि Zn प्लस खंड ख वाले में Zn प्लस H2SO4 गिब्स ZnSO4 प्लस H2, तो जिंक ने H2 को विस्थापित कर दिया, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 8वां का बी। Na2CO3 × 10H2O, जिसका प्रचलित नाम जिसे हम कहते हैं धावन सोडा, यहाँ पे 10H2O भी होता है, बट सोडियम कार्बोनेट को भी धावन सोडा ही कहते हैं। अगला है कि निम्न में क्षार धातु है, तो याद रखिएगा क्षार धातु पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक का फर्स्ट एक ग्रुप है उसको क्षार धातु कहते हैं, और दूसरा वाला जो सेकेंड एक ग्रुप है उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, जिसमें लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रुबिडियम आता है, सीजियम और फ्रांसियम। ये सब के सब जो है ये क्षार धातु हैं। और क्षारीय मृदा धातु जो है वो इसमें आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये इधर के सब ये क्षार धातु हैं और ये वाले सब क्षारीय मृदा धातु हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें कि यहाँ पे सोडियम है। अगला है कि कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान करना है। तो हैलो एल्केन बोला है, तो हैलो का मतलब होता है हैलोजन। हैलोजन में 4 आते हैं, F, Cl, Br और I। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ए का हो जाएगा दूसरा एल्कोहल, तो एल्कोहल का सिंबल होता है OH, तो यहाँ पे आ जाएगा ये एल्कोहल में पहला। कीटोन का सिंबल होता है C डबल बॉन्ड O, और इधर भी कार्बन होता है और इधर भी कार्बन होता है, तो ये हो जाएगा चौथा C का। और बचा जो एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे बेसिकली डबल बॉन्ड है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका कि पहले का दूसरा, तो पहले का दूसरा ए में भी है और बी में भी है, फिर उसके बाद बी का पहला, तो ये वाला ऑप्शन ए वाले में सही हो जाए, क्योंकि इसमें बी का पहला, ए का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। अगला सवाल है कि क्षार धातु, देखिए अभी ऊपर बताया गया था कि क्षार धातु कौन सी है, तो क्षार धातु फर्स्ट ए को कहते हैं, तो यही हो जाएगा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर है बट हम बोल देते हैं कि लिखा हुआ कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले जानते हैं एल्केन का क्या होता है, तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n, और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। तो यही वाला सी वाला ऑप्शन है, थोड़ा सा ये ब्लर है बट ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है। अगला है कि पौधों द्वारा अवशोषित वायु है, कि पौधों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज का परिवहन किसके माध्यम से होता है, तो याद रखिएगा ये जाइलम के माध्यम से होता है। सामान्य मनुष्य का जो सामान्य रक्तदाब होता है एक नॉर्मल मनुष्य का, वो 120 से 80 होता है। और अगला वाला क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। फिर उसके बाद है कि मेंडल के अनुसार मटर के पौधे निम्नलिखित में से कौन सा जीनोटाइप, आज लंबे एवं तने झुर्रीदार पूछा हुआ है, तो लंबा में तो डबल टी आएगा और झुर्रीदार में ये स्मॉल आर आ जाएंगे डबल वाले। द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, मतलब द्विखंडन अलैंगिक जनन। अगला सवाल है कि 19 वाला हट गया है। दूसरा है कि उदर ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, तो पहला वाला ऑप्शन है ऑप्शन ए छोटी आंत में, ऑप्शन बी अमाशय में, तीसरा अग्नाशय में और बड़ी आंत में।
तो जठर ग्रंथियां जो रस निकालती है वो अमाशय से होता है। अगला बोला है कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल दर्पण और दूसरा वाला उत्तल दर्पण। अगर हमसे सिर्फ दर्पण पूछता कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, एक गोली दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। तो गोली दर्पण का ये प्रकार है, पहला अवतल और दूसरा उत्तल, इनका नाम भी हो गया। बोला है कि किसी गोली दर्पण की वक्रता केंद्र एवं मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष का परिभाषा होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो दर्पण, कोई भी दर्पण ले लेते हैं, जैसे ये किसी खोखले गोले का भाग होता है दर्पण, यहाँ पे हमने ले लिया कि अवतल दर्पण है। तो इस दर्पण खोखले गोले का जो गोली पृष्ठ है, तो बोल सकते हैं कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। सपोज दैट अगर ये ऐसे कुछ रहा होगा, कुछ इस टाइप का, तो इसके केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। इसका डिफिनेशन एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं कि गोली दर्पण जिस खोखले गोले के गोली पृष्ठ का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। चाहे अवतल दर्पण बनाए चाहे उत्तल दर्पण बनाए, बस ये वाला इस साइड हो जाएगा और अवतल दर्पण में लेफ्ट साइड होता है। अगला पूछा है कि मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। तो मुख्य अक्ष, यही जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये मुख्य अक्ष होती है। इसकी परिभाषा हो जाएगी, ये जो सीधी लाइन गई है या जहां पे ये कट कर रही है, इसको हम लोग कहते हैं P, ध्रुव। तो परिभाषा हो जाएगी कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इसी रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र और दर्पण ध्रुव दोनों से जा रही है। अगला बोला है कि न्यूमेरिकल है कि 30 सेमी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेमी है, दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु रखी गई है। तो F बराबर हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है तो F बराबर हो जाएगा 30 सेमी, और उसके सामने 5 सेमी लंबी वस्तु रखी है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो O बराबर 5 सेमी दिया हुआ है। वस्तु से दर्पण की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो U बराबर हो जाएगा -30, क्योंकि U हमेशा माइनस में होता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U बराबर 1 हो जाएगा ये 30, 1/V माइनस 1/30, यहाँ पे दोनों 30 दिया हुआ है। 1/V बराबर हो जाएगा 1/30 प्लस 1/30, तो V बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि स्थिति, तो 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा, प्लस में आया है। अगर माइनस में आता है तो वास्तविक बनता है, प्लस में आया है तो आभासी बनेगा। और आभासी बनेगा तो हम बोलेंगे कि 15 सेंटीमीटर दूर दर्पण के पीछे, क्योंकि दर्पण के पीछे ही आभासी बनेगा। और इसमें बोला है अगला कि स्थिति आकार बताइए। तो आकार बताने के लिए हम वो वाला फार्मूला, आवर्धन वाला, I/O बराबर -V/U। I का मान पता नहीं है, तो I का मान पता नहीं, तो I को ऐसे छोड़ देंगे। फिर यहां से लिखेंगे I का मान बटे O का मान 5 था, V का मान आया था -V/U, तो V का मान अभी 15 आया था, और इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 30। ये इससे कट गया, ये यहाँ पे चला जाएगा। I बराबर, ये कट जाएगा इससे 6 बार में, तो ये बन जाएगा 15/6। तो I बराबर हो जाएगा 6 दूना 12, 3 बचा 6 5 30। तो इसकी प्रतिबिंब की जो आकृति आएगी 2.5 सेंटीमीटर आएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछा कि आंख की समंजन क्षमता का अर्थ समझाइए, मतलब परिभाषा बोला है। तो इसका सबसे छोटा सा डिफिनेशन है कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। जैसे कभी धूप की रोशनी में हम आंख बंद करके देखते हैं, तो वो हम अपने नेत्र लेंस को समंजित करना चाहते हैं, क्योंकि हल्की सी आंख हमको बंद करनी पड़ती है। तो इसका एक बार फिर से डिफिनेशन बोल देते हैं कि नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं अकोमोडेटिंग पावर।
अगला पूछा है उसी में क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए, और जब वस्तु कहाँ रखी हो, वस्तु 2f दूरी पर रखी हो, दूसरा 2f और अनंत के बीच रखी हो। तो आइए देखते हैं इसका फिगर। तो सबसे पहले बनाएंगे हम उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस इस टाइप का होता है जिसका दोनों भाग उभरा हुआ होता है, बीच में यहाँ पे अविलंब होता है, और यहाँ पे इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, बीच में होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो बोला है कि 2f दूरी पे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये वाली दूरी f है, इधर वाली भी दूरी f है, और यहाँ पे 2f है, और इधर भी 2f है, क्योंकि इसमें दो दो फोकस होते हैं। तो बोला है कि यहीं पे पहले रखना है कि 2f पे रखिए। तो अगर 2f पे हम वस्तु रखेंगे तो यहाँ से चलने के बाद अपवर्तन के पश्चात वो f से होके जाएगी यहाँ से। और दूसरा है कि वो प्रकाशिक केंद्र, अगर दूसरी बात कि यहाँ से अगर उसको हम f से ले जाएं तो ये परावर्तन के पश्चात यहाँ पे कि मिलेगी। और तीसरा है कि सेंटर से होके जाएगी तो वो सीधा निकल जाएगी। तो बेसिकली ये जहां पे मिलता है, हमने यहाँ पे बना रखा है कि 2f यहाँ पे बेसिकली होगा। तो 2f पे वस्तु रखेंगे तो दूसरे साइड ही दुगनी f दूरी पर बनेगा। ये इसका फिगर हो गया। आप थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करिएगा। यहाँ पे ये फोकस इधर भी है, ये फोकस इधर भी है। 2f का मतलब होता है कि इसी का दुगनी फोकस दूरी। दूसरा बोला है कि अनंत और 2f के बीच में रखना है, तो यहाँ पे बनाएंगे अनंत और 2f के बीच में। तो ये हो गया, यहाँ पे f हो गया, यहाँ पे 2f हो गया, और यहाँ पे अनंत से और 2f से दूर रखना है। इधर f हो गया और इधर भी 2f हो गया। तो यहाँ से प्रकाश चलेगा तो फोकस से होके जाएगा यहाँ से, और दूसरी बार में कि फिर यहाँ से जब प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश चलेगा तो वो सीधा निकल जाएगा यहाँ पे। अब ये किरण यहाँ पे मिली तो इसका जो फिगर बनेगा 2f से पहले बनेगा, और उल्टा बन रहा, ध्यान से देखेंगे तो ये a डैश और b डैश है, और यहाँ पे a और b वस्तु रखी गई है। तो यहाँ से अपवर्तन के पश्चात ये f से गया, और जब ये प्रकाशिक केंद्र से जाता है तो सीधे निकल जाता है बिना अपवर्तित हुए। अभी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पढ़ा था। तो इसका फिगर बन गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख करना है। तो समांतर क्रम में बोला कि प्रतिरोध क्यों लगाते हैं। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध इसलिए लगाते हैं क्योंकि जितने भी उसमें युक्तियां लगी हुई होती हैं, जितने भी ऑपरेटर्स लगे होते हैं, सभी को विभवांतर समान मिलता है, क्योंकि हम जानते हैं कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो सबको एक प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा। ये पहला हो गया कि सबको एक समान विभव मिलता है। दूसरा, समांतर क्रम का ये दूसरा लाभ है कि यदि हम किसी एक युक्ति को बंद करते हैं, किसी एक उपकरण को बंद करते हैं, तो दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम श्रेणी में जोड़ दें तो अगर एक कोई उपकरण बत्ती बंद करते हैं, सारे उसके साथ पंखा टीवी सब बंद हो जाएगा। एक और लिख सकते हैं कि सभी युक्तियों में प्रतिरोध के आधार पर धारा प्राप्त होती है। मतलब कोई चीज अगर हैवी है तो उसके अनुसार वो धारा अपनी लेगा, अगर कोई चीज कम प्रतिरोध का है तो अपने अनुसार धारा का मान एब्जॉर्ब कर लेगा। तो बेसिकली यही है कि सभी युक्तियों को समान विभव मिलता है। पहला, एक प्रॉपर वोल्टेज मिलता है, और दूसरा है कि एक का स्विच बंद करने पर या एक युक्ति को बंद करने पर दूसरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये दूसरा लाभ हो गया। दिया गया है अगला कि दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा संपूर्ण प्रतिरोध। तो R1 का मान दिया है 8 ओम, R2 का मान दिया है 12 ओम, और R3 का मान दिया है 24 ओम। तो हमको समांतर क्रम का फार्मूला पता होना चाहिए कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/R बराबर 24 हो जाएगा इसका एलसीएम, 8 3 का 24, 12 दूना 24, 24 इकाई 24। तो 1/R बराबर 3 2 5 1 6/24। तो
तो R बराबर हो जाएगा 6 चौका 24, तो R बराबर हो जाएगा 4 ओम। पूरे परिपथ का ये तुल्य प्रतिरोध है। तो R बराबर 4 ओम है। V बराबर दिया है 8 वोल्ट, तो I का मान हो जाएगा V बराबर IR से। तो V बराबर IR से, तो I बराबर हो जाएगा V बटा R। इसका मान दिया 8, इसका मान 4, तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। ये संपूर्ण धारा निकल गई। हमसे पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध का, तो याद रखिएगा अभी हमने आपको बताया था कि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। अभी यहाँ पे बताया कि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी है, तो याद रखिए कि सभी में विभवांतर समान होगा। यहाँ भी 8 वोल्ट होगा, यहाँ भी 8 वोल्ट होगा, और यहाँ भी 8 ही वोल्ट होगा। तो अगर हम यहाँ से ओम के नियम से देखें, V बराबर IR होता है, तो I बराबर हो जाएगा I1 बराबर V बटे R1, क्योंकि वोल्टेज तो समान है। उसी तरह I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2, और I3 बराबर हो जाएगा V बटे R3। तो V का मान तो है 8, ये भी हो जाएगा 8, और 8 8 मिलके बन जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 12 है, तो इसको हम काटेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, ये दूसरा का आंसर हो गया। और उसी तरह ये है कि ये 8 है, यहाँ पे 24 है, ये काट दिए तो बन गया यहाँ पे 1/3। उत्तर चेक करने के लिए याद रखिएगा हमारा टोटल आया है करंट, यहाँ पे कुल संपूर्ण धारा का मान 2 है, तो इन तीनों को जोड़ने पे भी 2 ही आना चाहिए। तो जोड़ के देख लेते हैं कि आ रहा कि नहीं। तो 1 + 2/3 + 1/3, एलसीएम आ गया 3, और यहाँ पे ये 3 + 2 + 1, ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 3, कटने के बाद 2 एम्पियर आ गया। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। पहले में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, दूसरे में 2/3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, और तीसरे वाले में 1/3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि समांतर क्रम में धारा का मान समान नहीं होता, धारा का मान बट जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्टार लगा क्वेश्चन हमारे सिलेबस से आउट कर दिया है, तो चलते हैं खंड ख में। H2SO4 + NaOH, मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, NaOH कास्टिक सोडा, Na2SO4 + H2O, ये देखेंगे ध्यान से तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जैसा दिखाई दे रहा है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल सकते हैं सीधे, कि अम्ल और क्षार मिलता है तो लवण और जल बनाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले धातु हम बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 सोडियम है, यहाँ पे 1, तो हम इसके आगे बस 2 बढ़ा लेंगे, और बाकी सब तो ठीक ठाक लग रहा, बाकी सब सही है। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन की संख्या 2 ही, क्योंकि अभी हमने 2 बढ़ाया, तो हमको यहाँ पे 2 बढ़ाना पड़े, क्योंकि उधर 4 था। ये रिएक्शन अब संतुलन की अवस्था में बस NaOH के आगे 2 बढ़ा लीजिए, और H2O के आगे 2 बढ़ा लीजिए। अगला है MgCl2 और प्लस AgNO3, तो यहाँ पे Cl 2 है, इधर पे Cl 1 ही है, तो यहाँ पे हमको 2 बढ़ाना पड़ेगा। हम जैसे AgCl के आगे 2 बढ़ाएंगे, तुरंत ये Ag भी हो जाएगा, कितना 2 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र MgNO3 होता ही नहीं है। मैग्नीशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है MgNO3 का ट्वाइस, ये सही होगा। अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अगर इस पूरे रिएक्शन को हम लिखें तो ऐसा होगा, लिख देते हैं कि MgCl2 + AgNO3 गिब्स, अब AgNO3 के आगे लगा लीजिएगा 2, और गिब्स हो जाएगा MgNO3 का ट्वाइस प्लस यहाँ पे 2AgCl। ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, MgNO3 कुछ नहीं होता है, MgNO3 का ट्वाइस होता है। अगला है कि जिंक + H2SO4 गिब्स ZnSO4 में अभिकारक तथा उत्पाद बताइए। तो इधर लेफ्ट साइड का जिंक और H2SO4 अभिकारक है, और ZnSO4 और H2 उत्पाद है, बस। अगला है कि अमोनियम क्लोराइड के उसमें वियोजन का, अगर आप वियोजन पढ़े होंगे तो 3 तरह का वियोजन होता है, तापीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। तापीय वियोजन को ही हम लोग ऊष्मीय वियोजन भी कहते हैं, थर्मल डिसोसिएशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl, इनका हम कर देंगे हीट डिसोसिएशन, मतलब थर्मल डिसोसिएशन, तो ये कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, और प्लस इसके साथ HCl हो जाता है। तो वियोजन में जो एरो होता है, एरो कुछ इस टाइप का बनता है,
और वियोजन में रिवर्सिबल होता है, मतलब इससे ये बना है तो फिर ये जुड़ेगा तो फिर ये बन जाएगा, इसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी कहते हैं, वियोजन। अगला है कि निम्नलिखित का आईपीएससी नाम लिखिए। तो अगर हम इसका नोटेशन बनाना चाहें तो ध्यान से देखेंगे ना, ये कीटोन है। H को कुछ देर के लिए छोड़ दिया करिए, जैसे C है तो यहाँ पे लिख देते हैं पूरा मिला के CH3, यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड O है, चाहे ऊपर लिखिए चाहे नीचे, और फिर यहाँ पे CH3 है। नंबरिंग देखेंगे करके 1 2 और यहाँ पे 3 कार्बन की चेन को हम कहते हैं प्रोपेन, या प्रोप भी बोल सकते हैं, प्रोपेन भी बोल सकते हैं। 2 नंबर पे कीटोन है तो लिख देंगे प्रोपेन 2 ओन, या इसको एक और नाम लिख दे, 2 बाहर निकाल दीजिए, आप प्रोपेन में ओन जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 2 प्रोपेनोन। अगला है कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन यहीं पे नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन की चेन को यहाँ पे दिख रहा हमको एल्कोहल ग्रुप है, तो 6 कार्बन की चेन को कहते हैं हेक्सेन, हेक्सेन में ऑल जोड़ देंगे तो बन जाएगा हेक्सेनॉल। अगला है कि निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या और संयोजकता बताइए। तो ये तो चैप्टर नंबर 5 का है, जो कि है नहीं बट बता दिया जाए। तो परमाणु संख्या तो इसकी हो जाएगी 8 और पोटेशियम की हो जाएगी 19। संयोजकता ऑक्सीजन की होती है 2 और पोटेशियम की संयोजकता होती है 1। योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं मिशेल समझाना है और उदासीनीकरण अभिक्रिया बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है। तो योगात्मक अभिक्रिया की परिभाषा लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त यौगिक H2 जिसे हाइड्रोजन से क्रिया करके संतृप्त यौगिक बनाता है उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योग होता है बेसिकली, जैसे मान के चलिए हमारे पास है असंतृप्त में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है एथीन, जो कि एक असंतृप्त यौगिक। अगर हम इसका हाइड्रोजनीकरण करा दें, या यहाँ पे क्लोरीन भी कभी कभी होता है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है टूट के सिंगल हो जाता है, इसमें का पाई बॉन्ड टूट जाता है। तो याद रखिएगा इसमें का बस एक बॉन्ड टूटता है, जैसे एक बॉन्ड टूटेगा दोनों के पास एक एक बॉन्ड खाली हो जाएंगे। तो एक हाइड्रोजन इनके पास, एक हाइड्रोजन इनके पास, तो यहाँ पे CH2 से बन जाता है CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड और इधर भी CH3, इसका नाम है एथेन। तो याद रखिएगा जो एथीन है ये असंतृप्त है और जो एथेन है वो संतृप्त है। दूसरा है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है कि जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर देता है, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखिएगा कार्बनिक में जिसमें हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हीं की बात करेंगे, अगर दूसरे धातु की बात करें तो वो विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इसकी डिफिनेशन लिखना चाहें तो बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी तत्व का प्रतिस्थापन दूसरे तत्व के द्वारा होता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल मान के चलिए हमारे पास मेथेन है CH4 प्लस Cl2, तो इसमें क्या करता है कि एक Cl एक H को प्रतिस्थापित कर देता है तो बन जाता है CH3 और उसके स्थान पर आता है Cl और इधर से निकल जाता है HCl। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, कि मेथेन की क्रिया अगर क्लोरीन से कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, इसको हम लोग कहते हैं HNu, या तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि सनलाइट। इसकी उपस्थिति में होता है तो बन जाता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड, और ये HCl गैस बाहर निकल जाती है। और ये अभिक्रिया तब तक होती है कि जब तक ये पूरा H नहीं निकल जाता है, बट हमें बस प्रतिस्थापन समझाना है तो हम एक स्टेप में भी छोड़ सकते हैं। अगला पूछा हुआ कि मिशेल, मिशेल जो होता है कि साबुन सफाई की एक प्रक्रिया होती है। तो इसकी पहले डिफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद इसका एग्जाम्पल और फिगर के साथ देखते हैं। देखिए बेसिकली मिशेल क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये किसी भी कपड़े पर लगा हुआ तेल का बूंद है, इसको हमें साफ करना है। तो जो साबुन, अगर हम इस पे साबुन अप्लाई करते हैं तो साबुन में 2 सिरा होता है। एक सिरे को हम लोग कहते हैं जल रागी, जो जल से अटैच होता है, एक होता है जल विरागी। अब देखिए ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करेगा तेल की बूंद के आगे, इसको हम लिख देते हैं ऑयल ड्रॉप। अब ये क्या होता है कि जो जल विरागी वो जल के साथ तो अटैच होगा नहीं,
तो ये जो जल रागी वाला सीरा होता है इसको हम लोग आयनिक सीरा भी कहते हैं, और इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है जो जल के साथ अटैच ना हो, उसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। या हाइड्रोकार्बन का सीरा भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जल रागी और जल विरागी ये साबुन का ही स्ट्रक्चर है, मतलब साबुन जो साफ करने जाएगा उसी की सफाई प्रक्रिया है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो जल विरागी सीरा होता है, जब भी हम इसको कपड़े को धुलते हैं तो ये जो जल विरागी सीरा होता है ये ऑयल ड्रॉप के साथ जाके इसे कुछ अटैच हो जाता है, इनको खींचता है साफ करने के लिए इधर से चारों तरफ से। जल विरागी सीरा याद रखिएगा, जल विरागी सीरा ही जाके इसके साथ ऐसे अटैच हो जाता है यहाँ से मैल को साफ करने के लिए। और दूसरा सीरा जो होता है, जो इधर वाला सब सीरा होता है, ये जल के साथ अटैच होता है। अब ये जल के साथ अटैच होता है तो जैसे ही हम कपड़े को धुलते हैं तो ये जल के पार्टिकल इस तेल की बूंद को अपनी तरफ खींचते हैं, जिससे कि मैल साफ हो जाती है। बस यही है, इसी को, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग मीसेल कहते हैं। बस इसका जब डिफिनेशन लिखेंगे तो लिखेंगे जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो उसका जो हाइड्रोफोबिक सिरा होता है, ये वाला जो जल विरागी सिरा है, वो गंदगी से जुड़ जाता है और उसे कपड़े से हटा देता है। फिर साबुन के अणु खुद को, जो ये व्यवस्थित किया हुआ है, खुद को व्यवस्थित करके मिसेल बनाते हैं और गंदगी को क्रिस्टल के केंद्र में फंसाते हैं, मतलब उसको फंसा के खींचते हैं और ये मिसेल पानी में घुल जाते हैं, मतलब निलंबित रहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से घुल जाएंगे, निलंबित का मतलब होता है कि उसी में पड़े रहेंगे, पानी के साथ ये नहीं घुलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मिसेल कहते हैं। बेसिकली ये साबुन की सफाई की प्रक्रिया में पढ़ना है, चैप्टर नंबर 4 में आता है। अगला सवाल हमारे पास था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तो लवण तथा जल बनता है, यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2SO4 प्लस NaOH गिब्स Na2SO4 प्लस बन जाएगा H2। तो अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो ये लवण तथा जल बनता है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग लिखना है। तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम होता है उसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। अब इसका उपयोग क्या क्या होता है, जैसे कि जो क्लोरोफार्म होता है उसके निर्माण में होता है, जो निश्चेतक के रूप में सूंघने के बाद आदमी बेहोश हो जाता है, या जो पेयजल होता है जो पीने के लिए होता है उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है, जिससे कि जीवाणु उसमें के नष्ट हो जाते हैं। अगला भी हो सकता है कि जैसे वो ऊन की सिकुड़न होती है उसको भी ठीक करने के लिए, सिकुड़न रहित बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हो सकता है कि जो जल तथा नालियों आदि में जो डिसइंफेक्शनेशन होते हैं उसको साफ करने के लिए जो जर्म्स होते हैं उनके कीटाणुनाशक के रूप में बेसिकली यूज होता है। और हो सकता है कि युद्ध के समय जो वायुमंडल में विषैली गैस है उसके हटाने के लिए भी विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल हो सकता है। अगला कि संक्षारण क्या होता है। संक्षारण पिछले सेट में भी आया था कि जब कोई धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के साथ क्रिया कर लेती है या नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है तो धातु ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण होने के बाद धातु का जो वेट होता है वो बढ़ जाता है, ये बात याद रखिएगा। इसके निवारण की 2 विधियां लिखना है। तो ग्रीस लगाकर धातु पर उसका संक्षारण रोक सकते हैं, या ऑयल लगाकर रोक सकते हैं, या उसके ऊपर ग्रीस लगाकर, या तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन मतलब यशद लेपन कर दीजिए, जिंक की परत चढ़ा दीजिए, तब भी संक्षारण को रोका जा सकता है। अगला कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग है जिसे हम फार्मूले के नाम से जानते हैं कि कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के नाम से जानते हैं। फार्मूला होता है CaSO4 × ½ तो इसका उपयोग है कि डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। दूसरा है कि सतह को चिकना बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज होता है। तीसरा है कि खिलौने बनाने में भी यूज होता है। चौथा
सजावट का सामान बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं हम लोग, जिसे हम शॉर्टकट में पीओपी बोलते हैं। दीवालों पर पुट्टी जो लगती है, पीओपी का ही फुल फॉर्म होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अगला बायो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो वो खुद से कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।